हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेहता क्लासेस मंडी डबली। कल हम अपना मॉरल डेवलपमेंट का चैप्टर कर रहे थे। मॉरल डेवलपमेंट के चैप्टर में मैंने आपको ये कहा था कि जो 4 साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने क्या है अलग अलग नैतिक विकास के सिद्धांत दिए हैं, जिनमें से हमने कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो है कल हम डिस्कस कर चुके थे। क्योंकि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था तो इसलिए मैंने क्या किया, उसको सबसे पहले डिस्कस किया था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, चाहे हम जीन पियाजे का करें, चाहे हम हैमिंग का करेंगे या हैविंग हस्ट का करेंगे, इनमें से क्वेश्चन नहीं आता। ये जो मेरा मोटिव है आपको ये करवाने का, वो जस्ट और जस्ट ये है कि आपको इनकी थोड़ी बहुत नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे सही मिलान के टाइप, परफेक्ट मैचिंग के टाइप में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा जो साइकोलॉजिस्ट है वो किस डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, कि सही मिलान कीजिए या इसमें से गलत युग्म कौन सा है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो हमें सिर्फ उनके नाम और उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए उनकी डिटेल्स हमें जानने की जरूरत नहीं है, बट हमें उनके जो कंसेप्ट हैं, जो उन्होंने वर्ड्स दिए हैं, उनके प्रिंसिपल्स के नेम है, वो हमें लर्न होने चाहिए। इतना ही इनफ है। क्वेश्चन जो है वो कोलबर्ग से ही आता है, इनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलो आज हम जीन पियाजे की नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे ये जो हाईलाइट किया हुआ है, ये जीन पियाजे के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड ये बुक किसने लिखी है? जीन पियाजे ने लिखी है। एक नंबर में कई बार जो है बुक्स भी पूछ ली जाती हैं कि ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जब जब मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ तो उन जिसका भी टॉपिक चल रहा है, अगर उनके द्वारा कोई पुस्तक लिखी गई है तो मैं वो आपको यहाँ पे जरूर लिखवा दूं, ठीक है। तो ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब हम चल रहे हैं जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को, जिसमें इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने 4 स्टेजेस दी है। सबसे पहले है गैर नैतिक चरण, एनोमी स्टेज। देखो इसको ना हिंदी में थोड़ा सा याद करना आपको टिपिकल रहेगा, इसीलिए इंग्लिश में ही ये थोड़ा सुटेबल सा रहेगा। हाँ, हिंदी में और इंग्लिश में इतना सा फर्क रहेगा। इनमें से जो 2 स्टेजेस हैं, सेकेंड एंड फोर्थ, यही आपकी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट और थर्ड कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप फॉरेन के राइटर्स की बुक्स देखोगे तो आपको वहां पे जीन पियाजे के नैतिक सिद्धांत के सिर्फ 2 स्टेजेस मिलेंगी जो ये मैंने लिखी हैं। और ये 2 स्टेज जो यहाँ पे मैंने मेंशन की है वो सिर्फ इंडियन बुक्स में आपको मिलेंगी। तो चलो हम डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहली स्टेज है गैर नैतिक चरण, एनोमी स्टेज, जो कितनी रहती है 1 से 5 साल की। थोड़ा सा ना ऊपर नीचे हो गया ये, दिस वन इज दिस, ये 1 से 5, 5 से 8, 8 से 13 और 13 से 18, ये इस तरह रहेगा, ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं हमारे एनोमी स्टेज। एनोमी स्टेज में क्या होता है कि देखो जो बच्चा है वो बिल्कुल प्योर स्टेट में है, ना तो वो नैतिक है ना ही वो अनैतिक है। क्यों? क्योंकि उसको नैतिकता का पता ही नहीं है कि क्या चीज सही है और क्या गलत। क्योंकि कल भी हमने डिस्कस किया था कि इस एज का जो बच्चा है उसकी जो नैतिकता है वो कौन निर्धारित करता है, या तो दंड और पुरस्कार करेंगे या उसके एक्सटर्नल फैक्टर, उसके बाहर की, जैसे कोई मदर है, फादर है, ये सब चीजें ही डिसाइड करते हैं। तो हम एनोमी स्टेज में ये कह सकते हैं कि बच्चा क्या है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। बच्चे का जो कंट्रोल है वो किसी बाहर का होता है, चाहे उसके पेरेंट्स का हो या किसी और का। और इस स्टेज में बच्चा ना तो हम उसको नैतिक कह सकते हैं ना ही हम उसको अनैतिक कह सकते हैं, ठीक है। फिर आती है हेटेरोनॉमी और अदर डायरेक्टेड स्टेज। अब देखो यहाँ पे 2 वर्ड हैं, प्रायता, स्वायत्ता। प्रायता मतलब प्राया। हेटेरोनॉमी में क्या होगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार अगर आपने इनकी द्वारा जो बुक लिखी हुई है वो नोट कर लियो, इनके स्टेजेस के नेम नोट कर लिए हो तो कर लो, वरना थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कर दिया तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि सेकंड और फोर्थ स्टेज जो है वही इंपॉर्टेंट है। तो मैं सेकंड और फोर्थ स्टेज को क्या है एक बार पैरेलल लेके चलती हूँ। जो थर्ड स्टेज है वो मैं आपको थोड़ा सा लास्ट में डिस्कस करूंगी, क्योंकि मैंने बताया कि फर्स्ट और जो थर्ड है
हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड स्टेज और फोर्थ स्टेज, इनको मैं पैरेलल लेके चलूंगी। जो सेकंड है हमारी, उस स्टेज का नाम क्या है? हेटेरोनोमस या हेटेरोनोमी भी कह देते हैं, एक ही बात है। हेटेरोनोमस भी कह देते हैं हम और हेटेरोनोमी भी कह देते हैं। ऑटोनोमस, देखो जो ऑटो वर्ड है उसका मतलब ही क्या है? स्वयं, आत्म, खुद। तो इसमें जो कंट्रोल रहेगा वो बच्चे का क्या रहता है? सेल्फ कंट्रोल रहता है, क्योंकि वो बच्चा देखो एडोलसेंस की एज में है। ये जो स्टेज है वो कितनी है, किस स्टेज में थी? पहली थी हमारी 1 to 5, सेकेंड थी हमारी 5 to 8, थर्ड 8 to 13 और फोर्थ 13 to 18। ठीक है, तो हेटेरोनोमस में जो पहला पॉइंट है तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये मोरल रियलिज्म है। देखो मोरल रियलिज्म का कंसेप्ट हमने कल भी किया था। ठीक है, कौन सी स्टेज कहलाती है हमारी, कौन सा लेवल ऊपर का मोरल रियलिज्म के नाम से जाना जाता है? तो सेकंड जो था हमारा कन्वेंशनल, वो किस नाम से जाना जाता था? हमारा मोरल रियलिज्म। देखो इस स्टेज में क्या है, बच्चा जिस चीज को देखता है उसी को ही सही समझता है। अब सपोज करो कि मैंने एक बारी बच्चे को सिखाया कि बेटा झूठ बोलना क्या है, गलत बात है। अब उसके लिए चाहे सिचुएशन कोई भी हो तो वो ये सोचेगा कि झूठ बोलना हर सिचुएशन में गलत ही है। वो जिस रूल को समझता है, जिस रूल को उसने सुना है, उसके वो सच मान जाता है। तो ये कंसेप्ट होता है मोरल रियलिज्म का। सेकंड जो हेटेरोनोमस स्टेज है उसमें जो कंट्रोल होता है बच्चे का वो कैसा होता है? एक्सटर्नल मोरलिटी। एक्सटर्नल मोरलिटी मतलब उसकी नैतिकता का निर्धारण कौन करता है? बाह्य रूप से। बाह्य क्या है कि इस चीज में बच्चे को नहीं पता कि खुद के लिए क्या सही है क्या गलत, जो पेरेंट्स टीचर्स उसको बताएंगे उसके लिए वही सही है। इस स्टेज पे बच्चा कहता है रूल्स आर डिवाइन और एब्सोल्यूट, मतलब जो नियम बन चुके हैं वो पत्थर पे लकीर है, उन नियमों को कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। नेक्स्ट एक वर्ड है इमैनेंट जस्टिस। एक वर्ड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पहली बार तो क्वेश्चन यहाँ से आता नहीं, आ भी गया तो वो यहीं से ही पूछेगा कि जो वर्ड इमैनेंट जस्टिस है वो कौन सी स्टेज से रिलेटेड है? तो हेटेरोनोमस से। इमैनेंट जस्टिस क्या है कि बच्चे ने देखा कि कोई बड़ा इंसान है, कि उसका एक बड़ा भाई है, वो एडोलसेंस की एज में ही है अभी, मतलब 18-19 ईयर का है, उसने झूठ बोला। ठीक है, चाहे वो झूठ किसी करके। अब सपोज करो कि जैसे बच्चा क्या है, एक 5-6 साल का बच्चा है, हेटेरोनोमस एज में ही है, वो आज स्कूल जाने के लिए बहाने मार रहा है। ठीक है, तो बहाने मार रहा है तो उसने क्या किया, बड़े भाई ने मम्मी को थोड़ा सा इशारा करके ताकि वो आज स्कूल चला जाए, तो मम्मी ने बोला कि मम्मा आपको पता है आज तो स्कूल में पढ़ाई ही नहीं होनी, आज तुम्हारा कल्चरल एक्टिविटी का डे है और उसमें जो फर्स्ट आएगा उसको चॉकलेट्स और टॉफीज वगैरह मिलेंगी। बच्चा उस चीज को क्या मान जाता है? सच मान जाता है। बट जब वो स्कूल जाता है उसको पता चलता है कि उसके ब्रदर ने उसे झूठ बोला, और घर आता है तो वो अपनी मम्मा को कंप्लेन करता है कि मम्मा भैया ने तो झूठ बोला, आज कल्चरल एक्टिविटी तो स्कूल में हुई नहीं। अब वो क्या अपेक्षा रखेगा कि झूठ बोलना गलत बात है, मेरे बड़े भैया ने झूठ बोला तो उसको क्या मिलनी चाहिए? पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो वो जस्टिस कैसे समझता है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, कोई झूठ बोला गया है, तो सजा क्या है? निश्चित तौर पे मिलनी ही चाहिए। ठीक है, बोलो। अब नेक्स्ट है हम इसी के अपोजिट ऑटोनोमस। ऑटोम का मतलब मैंने आपको पहले बताया सेल्फ, मतलब आत्म। इसमें क्या है, बच्चे का जो कंट्रोल है उसका सेल्फ कंट्रोल रहता है, स्वयं
जो है हम कह सकते हैं स्वयं नियंत्रित है, वो उसको जो मोरालिटी है, उसकी नैतिकता है, उसका निर्धारण किसी एक्सटर्नल फैक्टर द्वारा नहीं किया जाएगा। वो इंटरनल जो उसकी मोरालिटी होगी वो कैसी होगी, इंटरनल होगी, खुद से वो डिसाइड करेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि समाज ने जो नियम बनाए हैं वो मेरे लिए बनाए हैं, कि मैं समाज के लिए मुंह के लिए नहीं हूं, समाज के नियम मेरे लिए है। ठीक है, तो इसी तरह उसमें मोरालिटी होगी वो कैसी होगी, इंटरनल होगी। नेक्स्ट है इंटेंशन बेस्ड है, ये जो है इंटेंशन बेस्ड। और इसमें क्या है, बच्चा कह सकता है कि रूल्स आर नॉट परमानेंट, कि जो रूल्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, रूल्स कैन बी चेंज। बच्चा क्या समझ सकता है कि अगर नियमों में कहीं बदलाव की कोशिश है, मतलब कहीं गुंजाइश है, तो वहां पे क्या है, बदलाव किए जा सकते हैं। तो ये था हेटेरोनोमस और ऑटोनोमस में डिफरेंस। हेटेरोनोमस में क्या है, बच्चा समझता है जो नियम बन गए वो पत्थर पे लकीर है। इस स्टेज पे बच्चा क्या कहता है, नियम बदले जा सकते हैं। इसमें मोरालिटी कैसी है, एक्सटर्नल है, और इसमें मोरालिटी कैसी है, इंटरनल। जो हमारी थर्ड स्टेज रह जाती है हेटेरोसिटी, उसमें क्या है कि सहयोग की भावना, जो हमारी थर्ड स्टेज थी उसमें हम कह देते हैं मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन। इसमें क्या है, बच्चा समझता है कि अगर मैंने किसी के साथ गलत बिहेव किया तो इसमें इंसल्ट किसकी है, खुद की है। पारस्परिक सहयोग की भावना को वो समझता है कि अगर आज मैंने इसकी कोई हेल्प की तो बदले में क्या करेगा भाई, वो भी मेरी हेल्प करेगा। अब सपोज करो कि बच्चे क्या है कैंटीन के लिए पैसे लेके जाते हैं, एक दिन क्या है उसका फ्रेंड जो है वो पैसे लेके जाना भूल गया, और दूसरे फ्रेंड ने क्या किया कि यार आज तो पैसे नहीं लाया, चल मैं तुझे 10 रुपए दे देता हूँ, तूने जो खाना है खा ले। क्योंकि उसको पता है कि किसी दिन अगर वो पैसे भूल गया तो उसके फ्रेंड भी क्या करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तो जो थर्ड स्टेज है वो होती है मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन। तो यहाँ पे हमारी चारों की चारों स्टेजेस जो हैं जीन पियाजे की वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और उनकी बुक भी है वो भी हमने लिख ली है। तो ये थी हमारी जीन पियाजे के द्वारा जो नैतिक विकास में उन्होंने सिद्धांत दिए हुए थे ये। ठीक है, अब हम चल रहे हैं, आज हम नैतिक विकास का जो चैप्टर है हम वो पूरा कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद तो छोटी छोटी सी चीजें रहेगी जो आपको किसी बुक में मिलेंगी भी नहीं, क्योंकि बहुत सारी एकेडमीज वो करवाती भी नहीं। तो हमने 4 साइकोलॉजिस्ट पढ़े थे कि जिन्होंने नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो दिया है, जिनमें से कोलबर्ग हमने कल कर लिया था और जीन पियाजे का हमने आज कर लिया। तीसरा हम कर रहे हैं हैमिंग। हैमिंग का मैंने आपको नाम लिखवाया ही था। ठीक है, तो हैमिंग जो था, हैमिंग ने 2 स्टेजेस दी थी, मॉरल डेवलपमेंट बाय हैमिंग। हैमिंग के द्वारा नैतिक सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, पहले उस बुक का नेम हम लिख लेते हैं। देखो उस बुक का नेम है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस मॉरल वैल्यूज, द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस मॉरल वैल्यूज, कि बच्चों में कैसे कैसे जो है नैतिक विकास होता है। ठीक है, ये बुक है जो किनके द्वारा लिखी गई है, हैमिंग के द्वारा। इन्होंने 2 चीजें दी थी। पहली चीज इन्होंने दी मॉरल बिहेवियर, नैतिक व्यवहार।
दूसरा जो इन्होंने वर्ड दिया मोरल कंसेप्ट, नैतिक संप्रत्यय। तो कहीं से एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो नैतिक व्यवहार शब्द है उसका जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था, वो क्या नाम है इसका, हेमिंग। नैतिक संप्रत्यय या हम इसको नैतिक अवधारणाएं भी कह सकते हैं। ये लो, ठीक है। अब इसमें बस मैं आपको एक एक लाइन में ही समझा देती हूँ कि ये इनमें कहते क्या है। ये कहते हैं कि सबसे पहले हम मोरल बिहेवियर डिस्कस करते हैं। ये कहते हैं कि हम जरूरी नहीं होता कि समाज के नियमों को ही हमेशा मान के चले, इसमें अपनी इच्छा भी शामिल होती है। कैसे कि सपोज हमारे समाज ने कोई नियम बना दिया, पर क्या है मैं उस नियम को नहीं मानती, क्यों, क्योंकि मेरी इच्छा उसमें शामिल नहीं है, तो जरूरी नहीं ये कहते हैं कि हम समाज के नियमों को माने। हमारी स्वेच्छा, हमारी जो खुद की इच्छा है वो भी बहुत मैटर करती है, बट फिर भी कहीं ना कहीं क्या है, हम जो प्रेफरेंस देंगे वो सामाजिक हित को देंगे, और जो खुद की मतलब खुद का जो स्वार्थ है वो हम इसको बाद में रखेंगे। जैसे इसका कोई एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। एक मिनट, नैतिक व्यवहार का भी मेरे माइंड में आया भी था कि कोई ऐसा समाज के द्वारा बनाया गया नियम जिसको क्या है, अब सपोज करो कि मैं कहीं से जा रही हूँ और क्या है मुझे कोई इमरजेंसी है, मुझे पता है कि रॉन्ग साइड पे चलना क्या है, गलत बात है, बट अगर मैं रूल्स के अकॉर्डिंग चलती हूँ तो मुझे क्या है कम से कम 3 किलोमीटर आगे से यू टर्न आएगा, और मुझे इतनी इमरजेंसी है कि मैं 3 किलोमीटर का जो है यू टर्न लेने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो उस टाइम पे क्या है मुझे गलत काम करना पड़ता है, क्योंकि मैं उस टाइम समाज के नियमों के बारे में क्या है नहीं सोच रही। अब मेरे आपको जो खुद का स्वार्थ है कि मुझे वहां जल्दी पहुंचना है, मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है या कुछ भी है, तो मैं क्या कर रही हूँ, रॉन्ग टर्न ले रही हूँ, ठीक है। कोई एक आधी स्टेज ऐसी आ जाती है या हम एक आधी बार ये चीज सोच भी सकते हैं, पर फिर भी जो है पहली जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो किसको दी जाएगी, सामाजिक हित को दी जाएगी, समाज के नियमों को दी जाएगी, और व्यक्तिगत हित को हम बाद में ही रखेंगे। ये कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हर बार ही समाज के नियमों को पालन किया जाए, कभी कभी स्वेच्छा से भी काम लिया जा सकता है, पर फिर भी क्या है जो प्रेफरेंस है वो हमारी किसको चलेगी, सामाजिक हित को चलेगी, और जो हमारी पर्सनल जो ये स्वार्थ है हम उसको क्या करेंगे, बाद में ही रखेंगे। नेक्स्ट है नैतिक अवधारणाएं, मोरल कंसेप्ट। इसमें क्या है कि ऐसे नियम जो एक संस्कृति के सदस्यों के रिवाज बन जाते हैं, मतलब कोई एक ऐसी संस्कृति चलती आ रही है वो क्या है, रिवाज बन गई। जैसे हम कहें कि हमारे इंडिया में ये होता है कि आप सेम कास्ट में मैरिज नहीं कर सकते, सेम की सपोज कि बिफोर मैरिज में क्या हूँ सदाना हूँ, आफ्टर मैरिज में सदाना हूँ मैं नहीं जा सकती। तो ये क्या है, एक संस्कृति थी, फिर ये क्या बन गए, रिवाज बन गए, और अभी क्या है हम इसको क्या करते आ रहे हैं, फॉलो ही करते आ रहे हैं। तो ऐसे नियम जो क्या बन जाते हैं, रिवाज बन जाते हैं, और किसी व्यक्ति के लिए वो व्यवहारिक ढांचा प्रदान करते हैं, एक स्ट्रक्चर, एक बिहेवियर स्ट्रक्चर उन्होंने डिसाइड कर दिया कि हाँ ये जो नियम है, देखो ये कहीं ना कहीं बनाया तो एक इंसान ने ही है ना, ऐसे तो नहीं था ना कि हम पैदा हुए कि वो कोई बुक साथ लेके हम पैदा हुए थे कि सेम कास्ट की जो गर्ल है वो सेम कास्ट में मैरिड होके नहीं जाएगी, बनाए तो किसी इंसान ने ही है ये नियम, बट फिर भी हम क्या उन चीजों को फॉलो करते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं। तो ऐसे नियम जो क्या बन जाते हैं, किसी संस्कृति के रिवाज ही बन जाते हैं, और एक व्यक्ति को क्या है एक व्यवहारिक ढांचा प्रदान करते हैं। तो इनकी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मेन लर्न होनी चाहिए कि जो मोरल बिहेवियर है या मोरल कंसेप्ट है वो किसने दिया है, हेमिंग ने दिया है। बोलो क्लियर हुआ, ठीक है, ये वर्ड आपने लिख लिया हो। तो चलिए आगे
नेक्स्ट जो हमारा है हैविंग हर्स्ट। हैविंग हर्स्ट ने क्या है, नैतिक विकास की 5 अवस्थाएं दी हैं। कितनी? 5 अवस्थाएं। देखो हेडिंग, स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू हैविंग हर्स्ट। ठीक है, हेडिंग आपने लिख ली होगी। मैं यहाँ पे पूरी हेडिंग ना लिखते हुए बस इसका नाम लिख देती हूँ, हैविंग हर्स्ट। हैविंग हर्स्ट, इन्होंने नैतिक विकास की 5 स्टेजेस दी है। पहली जो है वो लिखेंगे हम, सबसे पहली है ए मॉरल स्टेज, नैतिक निरपेक्ष अवस्था। नैतिक निरपेक्ष अवस्था, ए मॉरल स्टेज। ठीक है, सेकंड हम लिखेंगे, सेकंड है हमारी आत्म केंद्रित अवस्था, सेल्फ सेंटर्ड एज। आत्म केंद्रित अवस्था, सेल्फ सेंटर्ड स्टेज। फिर आती है हमारी थर्ड जो है वो है परंपरा अनुकूल अवस्था, कन्फर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज। परंपरा अनुकूल अवस्था, कन्फर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज। फोर्थ जो है वो है हमारी विवेकहीन सचेत अवस्था, विवेकहीन सचेत अवस्था, इरेशनल स्टेज। नेक्स्ट है विवेकशील परोपकारी अवस्था, विवेकशील परोपकारी अवस्था। इंग्लिश में हम इसे बोल देंगे रेशनल ऑल्ट्रिस्टिक स्टेज। रेशनल स्टेज। चलो अब हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तब स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सबसे पहले जो है, वैसे इसमें जो एज है वो पर्टिकुलर नहीं बताई हुई, फिर जो थोड़ा थोड़ा किसी बुक्स में आइडिया मिला वही 0 to 2, 2 to 6, 6 to 12, 13 to 18, above 18। वैसे मैं इस बात की गारंटी नहीं देती क्योंकि इस कई बुक्स में जो है एज का जिक्र नहीं किया हुआ, बस 1-2 बुक्स ही हैं जिन्होंने क्या है इसमें एज का जिक्र किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बस जो मुझे 1-2 बुक्स मिली थी वहां से ही मैंने ये देखा। ठीक है, तो सबसे पहले चल रहे हम नैतिक निरपेक्ष में। देखो घूम फिर की बात वहीं पे ही आ जाती है कि क्या कि स्टेजेस हर किसी ने अपने अपने अकॉर्डिंग स्टेज को नाम दे दिया।
थोड़ा एज का डिफ्रेंशिएट कर दिया, बट जो बीच की इनका मैटर है, थ्योरी है, जो इनकी एक्सप्लेनेशन है वो सेम रहती है। अब देखो जो हैविंग अस थे वो भी यही कहते हैं नैतिक निरपेक्ष, मतलब बच्चा क्या है उसको नैतिकता की समझ ही नहीं है, वो ना नैतिक है वो ना अनैतिक। अब 2 साल के बच्चे को क्या आप समझाते हो कि नैतिक है या अनैतिक, उसको तो ये भी नहीं पता चलता कि टॉफी मिल रही है कुछ अच्छा हो रहा है, थप्पड़ लगा तो कुछ बुरा, कुछ भी। वो कहते हैं ना प्योर स्लेट है, प्योर पेन पेपर है एक, तो वो है नैतिक निरपेक्ष अवस्था, आत्म केंद्रित। अब सेल्फ सेंटर्ड हो गया बच्चा, सिर्फ मैं, मेरा खिलौना, बस मेरी बात सही, मेरे मम्मी पापा, सिर्फ और सिर्फ किसकी भावना, मैं की। सेल्फ सेंटर्ड मतलब पूरी की पूरी स्टोरी बच्चे को लगता है पूरी दुनिया का जो फोकस है वो किस पे होना चाहिए, मेरे पे होना चाहिए। परंपरानुकूल, वही परंपरा कन्वेंशनल में जो हमने किया था क्या कि बच्चे का क्या करते हैं, बड़ों की आज्ञा का पालन करना हमको उस टाइम पे अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि गुड बॉय और गुड बॉय वाली स्टेज हमने की थी, ठीक है। बड़ों की आज्ञा का पालन, ना तो उनको उचित का ज्ञान है ना अनुचित का। अब 6-7 साल के बच्चे को क्या पता चलेगा कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। स्वार्थी होंगे वो ऑब्वियसली, क्योंकि उनको पता है अगर मैं किसी के लिए काम करूंगा तो ही मेरे लिए कोई काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी विवेकहीन, मतलब क्या है विवेकहीन में, वैसे ना मुझे इसकी एज का थोड़ा सा रहता है, क्योंकि एज का क्या है, क्योंकि जो विवेकहीन सचेत अवस्था है उसमें क्या होता है कि मतलब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि क्या, अब एक्सपोज करो कि एक पर्सन है, मतलब वो अपने नियमों का, अपने असूलों का पक्का है, उसने अपनी जॉब में क्या फिक्स किया है कि मैंने रिश्वत नहीं लेनी, ठीक है। अब वो रिश्वत क्यों नहीं लेता, क्योंकि वो उसके नियमों के खिलाफ है। अब अगर वो रिश्वत लेता तो उसके क्या है, बहुत सारे सपने भी पूरे हो जाते, बड़ी गाड़ी आ जाती, बड़ा घर आ जाता, पर वो रिश्वत नहीं ले रहा। वो क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि वो उसके नियमों के खिलाफ। तो विवेकहीन सचेत अवस्था क्या कहती है, इस अवस्था में मतलब जो व्यक्ति है, जो इंसान है, वो अपने नियमों के खिलाफ नहीं जाता, चाहे उससे क्या है, उसकी बाहरी लक्ष्यों की पूर्ति क्यों ना हो रही हो। वो कहता है कि मेरे असूल क्या हैं, मेरे ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है विवेकशील परोपकारी, इस स्टेज तक तो भाई बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे हमने कहा था कि खुद का स्वार्थ त्याग के दूसरों के लिए मतलब परोपकार, दूसरों का परोपकार करना, अपना सब कुछ भूल जाओ और बस और सिर्फ इसका सामने वालों को बिहाफ पे रख के डिसीजन लेना, चाहे खुद का उसमें कुछ भी हो रहा हो, ठीक है। मतलब दूसरों का परोपकार का मतलब क्या, दूसरों को उपकार करना, ठीक है। तो आजकल तो ऐसे लोग मिलते नहीं है। तो ये थी हमारी विवेकशील परोपकारी। तो ये जो 5 अवस्थाएं हैं ये किसने दी है, हैविंगस ने। तो अगर पूछा जाए कि रेशनल कॉन्शियसनेस स्टेज किसने दी है, तो वो हैविंगस ने दी है। आज हमने 3 पर्सन की किए हैं, कौन से, हैविंगस, हैमिंग और जीन पियाजे। इन तीनों ने जो मॉरल डेवलपमेंट के कंसेप्ट दिए हैं, जीन पियाजे ने तो क्या किया है, ठीक है, इन्होंने भी अपनी अवस्थाएं बताई, कितनी, 4, इन्होंने 2, इन्होंने 5, और कोलबर्ग ने क्या बताया था, 3 लेवल और 2 स्टेजेस पर, तो 6 स्टेजेस उनकी टोटल होगी। तो यहाँ पे हमारा जो नैतिक विकास का सिद्धांत का चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ, जिसमें से मैंने आपको बता भी दिया कि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आता है, कोलबर्ग से आता है। बाकी अगर वो पूछना चाहे तो बस 1 नंबर में आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सा जो वर्ड है वो किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा भाषा विकास। तो यहाँ पे हमारा संज्ञानात्मक विकास भी पूरा हो चुका है और नैतिक विकास भी आज हमने पूरा कर लिया। कल हम स्टार्ट करेंगे हमारे भाषा विकास का सिद्धांत।